हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मोस्ट अवेटेड मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब हम लोग 11th के पूरे सिलेबस पे काम करना आज से शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जरा देखें, ये जो एटॉमिक शब्द है ना, ये ए और टॉमियो से डेराइव्ड है। ग्रीक में इसका मतलब होता है नॉट और इसका मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल यानी कि पहले दिमाग में वैज्ञानिकों के एक ख्याल चलता था कि एटम को किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा या सबसे छोटा स्ट्रक्चर माना जाता था किसको? एटम को माना जाता था। इसलिए एटम शब्द जो डिराइव किया गया वो ए और टॉमियो से मिलकर डिराइव किया गया, जिसका ए का मतलब होता है नॉट और टॉमियो का मतलब क्या होता है? डिविजिबल। यानी कि जो डिविजिबल ना हो, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं अपन? एटम बोलते हैं। ऐसा शुरू में अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट चलता था ऐसा इनिशियल डेज में। बच्चों, पीछे आपको लिखा होगा जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं इसको पढ़ाने से पहले एक भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आपने कभी नाम सुना हो कणाद ऋषि का, तो कणाद ऋषि ने बहुत ही वैज्ञानिक स्तर के आदमी थे वो। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आने से नहीं कुछ तो लगभग मुझे लगता है 400-500 या और भी ज्यादा साल पहले एग्जैक्ट यही बात बता रखी थी। लेकिन कणाद ऋषि भारतीय मूल के एक साधु महात्मा थे, उनकी बातों को दुनिया ने इतना तवज्जो नहीं दिया उस वक्त। और बाद में एग्जैक्ट वही बात जो कणाद ऋषि ने बोली थी कि दुनिया के सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, यही बोला था उन्होंने। और यही सेम बात किसने बोला? जॉन डाल्टन ने बोला। जॉन डाल्टन का बस बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था और ये एक वैज्ञानिक स्तर के आदमी थे और ब्रिटिश मूल से शायद बिलोंग करते थे। मतलब यहाँ इंडियन तो नहीं थे जॉन डाल्टन, आई थिंक ब्रिटिश मूल से ही बिलोंग करते थे। तो उनकी बात को दुनिया ने बहुत तवज्जो दी और उनको खूब अच्छे से पढ़ा गया। क्या बोला जॉन डाल्टन ने? देखिए, एग्जैक्ट वही बात कॉपी किया जो कणाद ऋषि ने बोला था। जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। देखिए क्या बोलते हैं ये कहते हैं एटम इज द, नोट्स भी बनाइएगा आप सब लोग साथ में, एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है। एंड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, एंड बाय एनी फिजिकल और chemical method, they cannot be divided further. They cannot be divided further. और उन्होंने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने बताया कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से इसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही बात तो उन्होंने भी बोली थी। अब जरा देखिए, इनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं प्यारे बच्चों। क्या है वो स्पेशल पॉइंट्स? जरा देखिए। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट उन्होंने बोला कि सभी जो एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं उनके एटम एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप सोडियम खरीदिए, चाहे आप सोडियम भारत में खरीदिए, चाहे आप सोडियम अमेरिका में खरीदिए, चाहे आप सोडियम भारत के बगल एक देश है पोकिस्तान, पोकिस्तान पोक रहा है, उस पोकिस्तान में भी जाकर के अगर आप सोडियम खरीदेंगे तो भी इतनी घटिया कंट्री होने के बावजूद भी वहां पे भी सोडियम बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे भारत का सोडियम होता है। तो डाल्टन ने बोला कि एटम ऑफ सेम सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम। जैसे कि आप सोडियम खरीदिए आप अमेरिका में खरीदें, आप जो है सोडियम खरीदें इंडिया में,
काफ़ी सुंदर कंट्री है, मज़े ले लोग यहाँ पर। और उसके बाद आप चाहे सोडियम खरीदिए जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान कहीं भी आप सोडियम खरीदेंगे तो सोडियम एक जैसा होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 और मास नंबर कितना होगा 23। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 और मास नंबर कितना होगा 23। इसका भी मास नंबर कितना होगा एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 और मास नंबर कितना होगा बच्चों 23। ठीक है, अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, बिल्कुल इसी के एनालॉगस बिहेवियर था दूसरे पॉइंट का। दूसरे पॉइंट में कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट, यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बोलूं, एलिमेंट बोलूं, मैटर बोलूं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। जैसे कि आप अगर सोडियम खरीदेंगे तो उसका एटम कैसा होगा Na जैसा होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, मास नंबर कितना हो जाएगा 23। बट बच्चों अगर आप सोडियम के बजाय क्या खरीदते हैं, अगर आप सोडियम के बजाय मान लीजिए मैग्नीशियम खरीदते हैं और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12 और मास नंबर कितना हो जाएगा 24। कोई जा करके मैग्नीशियम ना खरीदने के बजाय मान लीजिए फ्लोरीन खरीद लेता है तो एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा और मास नंबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब हमने देखा कि अगर अलग अलग हम क्या परचेज कर रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस परचेज कर रहे हैं तो उनके जो एटम होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो ये दो मेन पॉइंट हैं इनके, क्या कि सबसे पहले इन्होंने बोला क्या कि एक टाइप का जो एटम होगा वो एक जैसा होगा, और दूसरा जो उन्होंने बोला अलग अलग जो सब्सटेंसेस के एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से एटम को आगे बांटा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, चलो मान लिए तब तक दो सूरमा लोग पैदा हो चुके थे। वो दो सूरमा कौन थे, जरा आप इनके बारे में जाने। एक थे हेनरी बैक्यूरेल और दूसरे जो सूरमा थे वो थे जे थॉमसन। इन्होंने ऐसा क्या किया जरा देखिए, जे थॉमसन ने एटम में से क्या निकाल दिया, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, क्या बोले थे जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन बोले थे कि एटम को किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। भाई अगर थॉमसन एटम में से कोई एक दूसरी चीज निकाल दे रहा है तो इसका मतलब एटम डिविजिबल है ना, बिल्कुल है, सीधी सादी बात है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज ने जॉन डाल्टन की थ्योरी को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया, पूरी तरह से बच्चों क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब दूसरी बात जरा देखिए, हेनरी बैक्यूरेल तो और खतरनाक निकले भाई। इन्होंने किसकी खोज कर दी, रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी की खोज कर दी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, अभी इसके बारे में और डिटेल में बता देंगे। नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस से अपने आप कौन कौन, जिनके न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलता है। ऐसे सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इस पूरी फिनोमिना को बच्चों रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जरा देखो, एटम में से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल जानते हो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो भी कुछ रिमेनिंग बचता है उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बीटा किसे बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। और गामा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दुनिया की वो सभी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में रखा जा सकता है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए क्या नहीं लगता है, मीडियम की जरूरत नहीं लगती है। तो मेरे प्यारे सरकारों देखो, एटम में से, वो तो कह रहा था कि एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। यहां देखो एक से एक खिलाड़ी लोग आके पैदा हो गए। एटम में से ही निकाल दे रहे हैं क्या, अल्फा पार्टिकल, और एटम में से ही निकाल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और एटम में से ही निकाल दे रहे हैं गामा रेज। देखो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि कैसे। इसका जवाब आपको फिजिक्स के 12वीं की फिजिक्स में दिया जाएगा।
क्या होता है, प्रोटॉन का न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से एक पूरा सब्जेक्ट है 12th के सिलेबस में। क्या होता है, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस बीच इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल में। तो आप बचपन से पढ़े हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए अचानक से जब आप 11th में सुनेंगे कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है तो आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 10th में जो जानते हैं उससे ज्यादा जानने के लिए 11th में आए हुए हैं। तो अभी के लिए आप इसको इतना ही ध्यान रखें, आगे मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा। क्या कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलता है। इन्हें तो जरा देखो, इन्हें क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इस पूरे फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। कहां ये चाचा क्या बोल रहे थे, चाचा बोल रहे थे कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जा सकता। कुछ भी ऐसा नहीं रहा, ये तो डिवाइड हो गया। बोलो, तो इन दो खिलाड़ियों ने डाल्टन के एटॉमिक थियरी की पूरी तरह से जो है कमर तोड़ के रख दिया भाई लोगों। अब देखो बच्चों, ये जो अब हम पढ़ने चल रहे हैं ये एनसीईआरटी से उठाए गए पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नीट 2025 का एग्जाम हुआ उसमें इसमें से सीधे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। अब ये मत सोचना कि नीट में आया था तो जेई में नहीं आ सकता, जेई बहुत बड़ा तोप है। इस साल नीट का जो पेपर था बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जेई मेन से बहुत ही अपर लेवल का था। इवन फिजिक्स का पेपर तो इक्विवेलेंट टू एडवांस था। और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे यहाँ से बच्चे 125 128 नंबर फिजिक्स में लेकर के आए, जिसपे उनका परसेंटाइल कितना बना, 99.53 99.73 के आसपास। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलेंगे और बात करेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक जो थियरी है वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फट से समझ लो, अभी मोटे तौर पे, आगे मूल कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ाऊंगा। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दुनिया की किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस हाफ O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O, तो जितना मास होगा H2 और O2 का उतना ही H2O बनेगा। जैसे कि मान लीजिए N2 प्लस 3H2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NH3, तो जितना मास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का होगा उतना ही मास अमोनिया का प्रोड्यूस होगा। जैसे कि मैं सीधे तौर पे एक लाइन बोल सकता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। ऐसा कौन बोलता है? यानी कि जितना रिएक्टेंट लिया जाएगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट, इसको भी ध्यान रखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये एक्सप्लेन करता है। क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? फिर से बता देता, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, भारत में खरीदो, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही पाकिस्तान में खरीदो, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही अमेरिका में खरीदो। ठीक है, अब जब तीनों जगह पे खरीदोगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट तुमने भारत में लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेसेस, जैसे जो तुमने पाकिस्तान में लिया, पाकिस्तान, और जो तुमने भारत में लिया, और जो तुमने अमेरिका में लिया, इन सभी कैल्शियम कार्बोनेट में जो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम है, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, वो क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेसेस, वो सिमिलर होगा। यानी कि चाहे जहां से खरीदो वो जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो वही रहेगा, जो कार्बन का परसेंटेज है वो वही रहेगा, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो वही रहेगा। इसका मतलब प्यारे सरकारों क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन के लॉ को फॉलो कर रहा है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ। ठीक है, तीसरा जरा देखिए, कहता है इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लासेस और इबोनाइट व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम जो है, जैसे मान लो कि किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और एक कोई नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा कोई पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो कहता है कि इट वाज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास इबोनाइट व्हेन रब्ड। हाँ ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन के खोज का ये सबसे मेन कारण है। आगे कहता है मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल वेयर डिस्कवर्ड इन द 20th century. However, in this section we will talk about only particles named electron and proton. वैसे मैं न्यूट्रॉन के भी बारे में बात करूंगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं
कि फ्रेम के भीतर है सब, ऑलमोस्ट एवरीथिंग तो हाँ ठीक है, सब कुछ फ्रेम के भीतर ही है। तो मेरे प्यारे सरकारों, इतनी बात जब हो गई तो जरा आगे चलो, ध्यानपूर्वक आगे चल के एक एक बात को देखो। क्वेश्चंस पूछता है तो कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आओ देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। कहता है एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न साइंस कहता है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है और डाल्टन कहता है कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यही पोस्टुलेट है उसका जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से वैलिड नहीं है। आगे कहता है एटम कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। ये बात सच है, ये बात मैं जरा अलग से बता देता हूँ। एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, हाँ ये भी सच है। केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ये भी सच है। ठीक है, समझाता हूं। देखो, एटम कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, इसे सिंपल होल नंबर रेशियो में ही हम एटम कंबाइन करते हैं। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए H2 है और O2 है, ये कंबाइन करके मान लीजिए H2O2 बना रहे हैं, तो देखिए 1:1 के ही तो रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, सिंपल होल नंबर। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, कहता है एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, हमने बोला था पीछे आपको कि किसी सब्सटेंस का अगर आप उसका एटम निकालते हैं तो चाहे आप कहीं भी लें, भारत में लें, अमेरिका में लें, अफगानिस्तान में लें, ईरान में लें, इराक में लें, पाकिस्तान में लें, रशिया में लें, नेपाल में लें, चीन में लें, भूटान में लें, वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस एक जैसा होगा। आगे बात करते हैं हम, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है। पहले देखिए हाइड्रोजन आपस में बंधा था, फिर देखिए ऑक्सीजन आपस में बंधा था, फिर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बंध गया, तो और ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है HH, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है OOHH, इसे पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड में डिटेल में बताएंगे। पहले जो बॉन्डिंग थी, जो अरेंजमेंट थी, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में थी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में थी, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो यही अरेंजमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो गई। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि यही बात है जो गलत है, बाकी सब क्या है, सही। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वो बात है जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहला वाला पॉइंट मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चल के बात करेंगे किसके, which of the following supports Dalton's postulate that atoms combine in simple whole number ratio। इनमें से कौन इस बात का समर्थन देता है कि एटम सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो देखिए, ये समर्थन देता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। देखिए कैसे ये सपोर्ट करता है इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता देता हूं, जब भी कभी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं, गौर पूर्वक मेरी बात को सुनना, जब भी कभी दो चीजें, दो सेम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके, मैंने क्या बोला, जब भी कभी दो सेम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि H2O2 बन जाता है और जैसे कि मान लीजिए यहां पे H2O बन जाता है। ठीक है, तो एक उनमें से कोई होगा जो कांस्टेंट होगा, लेकिन दूसरे का मास क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जरा देखिए, यहां अगर हम देखें तो ये और ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 1/1/2 यानी 2:1 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। यानी कि जितने मोल इसके यूज होंगे उसके आधा इसके होंगे, या जितना इसका मोल यूज होगा उसका जस्ट डबल इसका होगा। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि हमें ये बताता है, क्या बताता है, कि एटम्स कंबाइन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या होता है कि जब भी कभी दो सेम टाइप के रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं, तो उनमें कोई एक रिएक्टेंट कांस्टेंट होता है और दूसरा वेरिएबल। तो जो दूसरा वेरिएबल होता है, दैट अमाउंट इज ऑलवेज वेरी इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मैं एक एग्जांपल और उठा सकता हूं बच्चों, CO2 से रिएक्ट करे और C12O2 से रिएक्ट करे। देखिए दोनों में रिएक्टेंट सेम है, ये CO2 बनाएगा और ये CO बनाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए, हमने क्या बोला था, जब भी कभी दो रिएक्टेंट जो कि एक जैसे हों आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए,
जैसे कि इसने CO2 बना दिया और इसने CO बना दिया, तो कोई एक होगा जो कांस्टेंट होगा, उधर ध्यान नहीं ले जाना है, दूसरे वाले पे ध्यान ले जाना है। तो जो वेरी करता है दैट विल ऑलवेज वेरी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जरा देखिए, जैसे इसमें इसका 1 मोल है तो इसमें इसका कितना मोल है 1/2, दोनों का रेशियो लेंगे तो 2:1 आएगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल का रेशियो इसके कंपेयर में 2 गुना है। दैट्स इट। इसे क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो ये देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम पे ही पूछेगा, एनसीईआरटी में ये बात दी गई है, तो आप यहीं देखो, यहीं लिख दीजिएगा इसको, यहीं पे ये 2 पॉइंट हुए ना, तीसरा भी इसी में लिख देना कि ये तीसरा और किसको फॉलो करता है, ये तीसरा और किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को यहीं लिख देना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे इन सभी लॉस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाना है मूल कॉन्सेप्ट में, अभी आप इसको जानना पड़ेगा आपको। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरे में जरा देखिए क्या कहता है, तीसरे में कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसका एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करने में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल रही। देखिए कंपाउंड के बारे में बताया, मॉलिक्यूल के बारे में बताया, एलिमेंट के बारे में बताया, वो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में नहीं बता पाया। जरा देखो, जैसे 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है, ये इनके सबके प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम बोलते हैं। इसे प्रोटियम, इसे ड्यूटीरियम, इसे टाइट्रियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। इनके सबके जरा देखो पास एक एटॉमिक नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती हैं, सेम। जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ध्यान रखिएगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। और आइसोबार्स जो है वो क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं अगर कोई आइसोबार का एग्जांपल लेता हूं, इट लाइक कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, आइसोबार का एग्जांपल अगर मैं लूं आइसोटोप और आइसोबार में, तो आइसोबार में आइसोटोप में मैंने लिया था 1H1, 1H2, 1H3। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। दुनिया की सभी न्यूट्रल स्पीसीज में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जिस भी किसी चीज में धरती पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सेम होती। अब अगर मैं आइसोबार की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया 8O16 ले लिया, ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने ले लिया जो है 8O16 ले लिया, और मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने उठा दिया 20Ca और ये हो गया 40 और 18 एरागॉन, ये क्या हो गया 40। तो इनका जरा देखो एटॉमिक नंबर क्या है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अगर इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टियां भी क्या है, डिफरेंट है। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो उन चीज़ों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से नहीं बता पाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जरा देखो, कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ, वो उसके समय तक कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, बट आइसोटोप और आइसोबार की खोज उसके समय तक नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं बता सका किसको, वो नहीं बता सका आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। अगले क्वेश्चन में कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर ही कि द पोस्टुलेट्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड प्रॉपर्टीज इज कंट्राडिक्टेड बाय, देखिए ये किससे कंट्राडिक्ट किया गया, ये भी किया गया डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप से। क्या कह रहा है कि एक ही स्पीसीज का जो मास होगा वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का ही 1H1 होता है, हाइड्रोजन का 1H2 होता है, हाइड्रोजन का 1H3 होता है। यानी कि जब हम प्रोटियम का मास निकालते हैं तो ये मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें देखो एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ जो मास आता है ओनली ड्यू टू 1 प्रोटॉन आता है, यहाँ ड्यू टू 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, यहाँ ड्यू टू 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन आता है। तो जरा देखो
एक ही एलिमेंट है, एक ही चीज है हाइड्रोजन, वो तीन ऐसे डिफरेंट रूप में प्रकृति में पाया जाता है कि जिसके मास क्या है, अलग अलग। यानी एक ही एटम के अलग अलग मास हो सकते हैं। इन केस ऑफ, इन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ने जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरम में डाल्टन के द्वारा कहे गए उस स्टेटमेंट कि सेम एलिमेंट का मास हमेशा सेम होगा, उसको क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। ऐसे ही कौन होता है, ऐसे ही होता है 6C12, 6C13 और 6C14। ये कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं बच्चों। अगर इसका निकालोगे मास तो ड्यू टू 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा, इसका निकालोगे मास तो ड्यू टू 13 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा, इसका निकालोगे मास तो ड्यू टू 14 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएगा। तो बताओ, एक ही एलिमेंट है कार्बन और उसके मास क्या है बच्चों, उसके मास हैं अलग अलग। तो जरा बताओ कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप पूरी तरह से डाल्टन के द्वारा कही गई उस बात को चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। डाल्टन कहता था कि एक ही टाइप के एटम का मास क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन भैया एक ही टाइप का एटम अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट, जिन्हें क्या बोला जाता है साइंस में, आइसोटोप बोला जाता है। यानी कि जैसे ही साइंस में आइसोटोप के कॉन्सेप्ट की एंट्री हुई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो रही सही कसर थी उसकी भी धज्जियां उड़ गई प्यारे बच्चों। ये सब आपको नोट्स में ऐड करना है। अब जरा देखिए आगे, कहता है लॉ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स डाल्टन्स आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। इनमें से कौन सी बात डाल्टन के उस आइडिया का सपोर्ट करती है कि मैटर किससे बना रहता है, एटम से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी करता है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी कहता है। देखो, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो जरा देखो, कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है। जरा देखो एटम से बना है कि नहीं, बिल्कुल बना है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, तीन अलग अलग देशों में खरीदो इसको। तो जरा देखो, इसमें कैल्शियम का जो परसेंटेज होगा वही इसमें कैल्शियम का परसेंटेज होगा, वही इसमें कैल्शियम का परसेंटेज होगा। तो जरा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एटम से ही तो मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए एक प्रकृति का जो एटम है उसका परसेंटेज एक जैसा आ रहा है। तो देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों इस बात को बताते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। की मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम केवल सरफेसियल तौर पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम पढ़ेंगे और हमें लगेगा कि नहीं नहीं हम सब कुछ सही कर सकते हैं, तो ये बात संभव नहीं है। ये बातें छुप छुपा करके एनसीईआरटी में लिख दिया, अब उसको वो किसी भी तरह से घुमा सकता है। तो मुझे जितना समझ में आया है मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करिए। लेकिन डिसलाइक करने में आप प्लीज ये मुझे जरूर बताएं कि किस चीज में सुधार की जरूरत है, तो जिससे आगे उस वीडियो में मैं और बेहतर कर सकूं और आप फिर से लाइक करें बजाय डिसलाइक करने के। तो मेरे प्यारे सरकारों, आगे चलते हैं और बात करते हैं व्हिच साइंटिफिक एडवांसमेंट चैलेंज्ड डाल्टन्स आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, किसने चैलेंज कर दिया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? लो भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी यस, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी लेना ही पड़ेगा। प्रूफ कर देता हूं फिर तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और रेडियो एक्टिविटी की खोज ने यह बात प्रमाणित कर दिया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी आ ही जाएगा, पूछो कैसे, वो आगे अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में समझा दूंगा कि कैसे। वैसे जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी आ गई, अभी क्या है देखो, आप हैं 11th में, 11th को पढ़ाना बहुत कठिन रहता है 12th के मुकाबले, स्पेशली केमिस्ट्री तो बहुत कठिन, क्योंकि इसी एक यूनिट अगर मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो 11th के बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर एक केमिस्ट्री के टीचर के लिए पढ़ाना क्यों बहुत बड़ा चैलेंज है, जरा देखो।
उसमें फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा, उसमें फिजिक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आएगा, उसमें फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगा, उसमें फिजिक्स का रोटेशनल मोशन भी आएगा यानी सर्कुलर मोशन भी आएगा, उसमें फिजिक्स का, और ये 4 यूनिट तो ध्यान ही आ रही है, 5वीं भी जरूर ही कुछ ना कुछ रोटेशनल आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ जाएगा, हाँ उसमें इंटरफेरेंस भी आएगा, उसमें डिफ्रैक्शन भी आएगा। तो ये 6 यूनिट पूरी, देखो ये पूरी 6 यूनिट है फिजिक्स में, लगभग 20-25% सिलेबस को मेंटेन करती होंगी। ये सब मिला जुला करके एक केमिस्ट्री के टीचर को अच्छा पढ़ाने के लिए उसे इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो तब वो जा करके 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा सकता है। तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है। थोड़ा थोड़ा बातें मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा, तो आपको उस पर मैं कमांड देता जाऊंगा। तो मेरे प्यारे सरकारों, यहाँ ज्यादा आप ना करना, ये सही है तो ये तो सही होगा ही, कैसे ये आगे मैं समझा दूंगा। मेरे प्यारे सरकारों, जब जो है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरम पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया, तो उसके बाद निस्तो नाबूद करने वाले लोग कौन थे? जे थॉमसन और हेनरी बैकुरल। तो जे थॉमसन इतराता हुआ बोला कि अच्छा, अब मैंने तुम्हारा एटॉमिक थियरी बर्बाद कर दिया है, अब मैं अपना एटॉमिक थियरी देगा। तो जरा देखो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था मेरे बच्चों, उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उसने कहा कि एटम इज अ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 10 raised to the power -10 मीटर ऑर्डर। उसने बोला, नोट करिएगा जरूर, कि एटम is the solid sphere having radius of 10 raised to the power -10 मीटर ऑर्डर। इस बात को जरा समझना, मैथ में ये शब्द कब यूज होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस बोल दिया कि x इंटू 10 raised to the power -10 मीटर का है, कि क्या मतलब है 10 raised to the power -10 मीटर ऑर्डर का? तो जरा देखिए, जैसे कहीं लिखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -10, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कहीं लिखा है 1.03 इंटू 10 की पावर -10, कहीं लिखा है 0.98 इंटू 10 की पावर -10, कहीं लिखा है 0.937 इंटू 10 की पावर -10। तो ये सारी वैल्यूज को हम बोल सकते हैं कि दीज मैथमेटिकल वैल्यूज आर 10 raised to the power -10 मीटर ऑर्डर, यानी कि सामने जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है, और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर -10 तो आता ही आता है। तो वही वो कह रहा है कि जो एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है, जिसका जो रेडियस होता है वो किस ऑर्डर का होता है? 10 raised to the power -10 मीटर ऑर्डर का होता है। दूसरे पॉइंट में बच्चों उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं बहुत प्यारे शब्दों में समझा सकता हूं। मान लीजिए बच्चों, इधर से कोई V वॉल्यूम काट देता है, और V वॉल्यूम में मान लीजिए Q चार्ज है, तो इधर से कोई बच्चा आकर के 2V वॉल्यूम काट देगा, तो 2V वॉल्यूम में 2Q चार्ज होगा। भाई अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो जिस रेशियो में वॉल्यूम को बढ़ाओगे उसी रेशियो में चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ आकर के मान लीजिए किसी ने 3V वॉल्यूम काट दिया, और 3V वॉल्यूम काटा, तो उससे जुड़ा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 3Q हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप दूसरे पॉइंट का मतलब समझे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन? कि जब आप स्फीयर से वॉल्यूम निकालोगे तो जिस रेशियो में आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में उससे जुड़ा हुआ चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तीसरे पॉइंट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स are embedded in such a manner that overall atom is neutral। इलेक्ट्रॉन जगह जगह इस तरह से घुसे रहते हैं कि ओवरऑल एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। यही उसका मतलब है। तो दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है क्या? कि पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड
पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। दूसरे पॉइंट में ये आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। ये 3 पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, किसके? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के। ये बात मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि कैसे उसने जाना कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। थोड़ा सा मुझे आप मौका देंगे तो मैं बिल्कुल इसको प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा थोड़े टाइम में। मोल होने दो, तो मोल जब पढ़ाऊंगा तो ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा। ये 3 पॉइंट होने के बाद आप ये जाने कि किन किन बातों को एक्सप्लेन कर सका कौन? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि भाई जैसे कोई एटम है उसमें से क्या निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बिल्कुल भाई एटम होगा, एटम में जगह जगह कौन घुसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो एटम से निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का एटम है, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, कहीं इसकी एनर्जी बढ़ी तो ये एटम से निकल गया। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। यानी वो किसे एक्सप्लेन कर सका कि किसी इंडिविजुअल एटम में से इलेक्ट्रॉन के निकलने को। भाई जब इलेक्ट्रॉन उसमें घुसा हुआ है और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो बताओ वो एटम को छोड़ करके जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। यानी कि वो एक्सप्लेन कर सका किनके सिद्धांतों को? आयोनाइजेशन के सिद्धांतों को। वो एक्सप्लेन कर सका थर्माइनिक इमिशन को। थर्मायोनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन क्या होता है? थर्माइनिक इमिशन होता है अगर किसी मेटल को आप हीट देते हैं, हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उस मेटल में से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ये बात बिल्कुल समझने योग्य है। मान लीजिए मेटल का कोई एक बार है, उसको आप गर्म करोगे तो मेटल बार में कौन होगा? जगह जगह इलेक्ट्रॉन घुसे होंगे। अब जब उन इलेक्ट्रॉनों को हीट मिलेगी तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो एटम में से निकल के चले जाएंगे। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। थर्माइनिक इमिशन को एक्सप्लेन कर सका, वो एक्सप्लेन कर सका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? तो धरती पर आप जो भी कुछ सोलर सिस्टम से चलता हुआ देखते हो, यानी सूर्य से ऊर्जा लेकर के जो भी आप सोलर जहां भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें सोलर शब्द आ जाए, समझ लेना वो किस सिद्धांतों पे वर्क कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे वर्क कर रहा है। सोलर पैनल छत पे लगा रहता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे वर्क करता है। सोलर कुकर किस सिद्धांत पे वर्क करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे वर्क करता है। तो प्यारे सरकारों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है शॉर्ट में जानो, इसी यूनिट में इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। क्या होता है कि जब भी किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, यहाँ मैं एक शब्द बोल रहा हूँ फिक्स फ्रीक्वेंसी, बहुत मायने रखता है वो, तो उस मेटल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे डिटेल में बताएंगे। आप अभी इतना जान लो मोटे तौर पे कि अगर किसी मेटल पर क्या गिरे? लाइट, और उससे क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे एक्सप्लेन करना कितना आसान है जरा देखो। ये मेटल है, मेटल में जगह जगह कौन घुसे? इलेक्ट्रॉन। लाइट गिरी यानी ऊर्जा गिरी, इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? एनर्जी मिला। तो जब उसे एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। यानी इतनी बातों को एक्सप्लेन कर सका। किसे नहीं एक्सप्लेन कर सका? बहुत अच्छे से जानो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर सका। अब सवाल पैदा होता है, सर जी ये स्पेक्ट्रम क्या बवासीर आ गया यार? तो स्पेक्ट्रम बच्चों क्या होता है, जब भी कभी, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इतना सुनो, जब भी कभी एनर्जी को उसके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एक पैटर्न मिलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रेनबो, इंद्रधनुष, जरा देखिए कलर का एक पैटर्न होता है कि नहीं होता है? तो वो भी एक तरह का क्या है? स्पेक्ट्रम। तो एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया कौन? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और एटम का स्पेक्ट्रम तो छोड़ो, आगे एक वैज्ञानिक आने वाला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों रदरफोर्ड। उसने क्या किया? उसने रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और रदरफोर्ड के अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से बैंड बजा के रख दिया। किसका? पूरी तरह से बैंड बजा के रख दिया थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का। तो देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है